हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्का। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से हम समझेंगे अपनी थ्योरीज जो निकली हैं। सबसे पहले आई है क्लासिकल थ्योरी, तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर्ड है, ये किसने सबसे पहले दिया है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर्ड सबसे पहले दिया है कार्ल मार्क्स ने। किसको दिखाने के लिए? जितने भी थॉट्स एंड परसेप्शन या थ्योरीज या अजप्शन, जितने भी थॉट्स थे रिकार्डो के, एडम स्मिथ के, तो वो सब इन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में काउंट किए हैं। किसने? कार्ल मार्क्स ने। एंड उसी के ऑपोजिट अगर कीन्स की बात करें, जीएम कीन्स की, तो उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में कौन से इकोनॉमिस्ट को काउंट किया है? जितने भी फॉलोवर्स हैं डेविड रिकार्डो के। तो रिकार्डो के जितने भी फॉलोवर्स हैं जो उनकी थ्योरीज पे ही अपनी थ्योरीज बनाते हैं, उनकी थ्योरीज को फॉलो करते हैं, तो वो कीन्स ने काउंट किए हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में। अब ये जो फॉलोवर्स थे ये कौन थे? ये हो गए जेएस मिल, अल्फ्रेड मार्शल, पिगू। तो ये क्लासिकल थ्योरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि क्लासिकल नाम कहाँ से आया है। क्लासिकल बोला है कीन्स ने अपनी थ्योरी दी थी 1936 में। जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसके बाद कीन्स की थ्योरी आई थी, क्योंकि उसमें क्लासिकल की थ्योरी काम नहीं कर रही थी। क्लासिकल की थ्योरी बिल्कुल ऑपोजिट हो गई थी। जितनी भी अजम्पशंस उन्होंने दी थी वो फेल हो गई थी। तो कीन्स ने जितने भी अपने से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरीज दिखा ली, अपने थॉट्स बताए, अपनी अजम्पशन निकाली, तो वो सब काउंट कर दिए क्लासिकल्स में। तो क्लासिकल में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट आ गए? अब किन किन का कंट्रीब्यूशन क्लासिकल में काउंट होगा? एडम स्मिथ का, जेएस मिल का, पिगू का, रिकार्डो का, मार्शल का। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में काउंट होंगे, कीन्स से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे। अब देखेंगे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सिर्फ एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं निकाली, उन्होंने अलग अलग अजम्पशंस दी। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, इतने सारे इकोनॉमिस्ट को हम क्लासिकल्स में काउंट कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं निकाली, अलग अलग अजम्पशंस पे बात की। इनकी जो दो मेन अजम्पशन है जिसपे ये थ्योरी बेस है, वो कौन सी है? कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए एंड वेजेस एंड प्राइजेस फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनएम्प्लॉयड है। ये लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो लॉन्ग रन में ये बोल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए मार्केट में, ये इनका अजम्पशन है कि ये होगा ही होगा। एंड वेजेस एंड प्राइजेस फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जितना भी चेंज आएगा वेजेस में, प्राइजेस में, वो ये बोलते हैं कि सिर्फ शॉर्ट रन में आएगा, बाकी ये फ्लेक्सिबल हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके वापस अपने नॉर्मल पॉइंट पे आ जाएंगे। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है? फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी एक एम्प्लॉयमेंट लेवल है जिस लेवल पे एक इंडिविजुअल जो डिज़ायर करता है काम करना एक प्रिविलेंट वेज रेट पे, जो उसको एग्जिस्टिंग वेज रेट गिवन की जा रही है, और अगर उसको काम मिल जाए तो वो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो काम करना चाह रहा है उसको काम मिल जाए तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा। तो ये क्लासिकल बोलते थे ये फुल एम्प्लॉयमेंट चलेगा इकोनॉमी में लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा एंड हम पहुंच जाएंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को ये नॉर्मल सिचुएशन लेके चलते थे एंड ये बोलते थे जो भी काम करने लायक है, मतलब जो भी काम करने को डिज़ायर करता है, जिस वेज रेट पे उनको काम दिया जा रहा है, अब वो काम करने को तैयार है, और उसको बोला जाता है फुल एम्प्लॉयड, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आगे देखते हैं। द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट अकर इन द इकोनॉमी। अब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन गायब ही नहीं हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आएगी इकोनॉमी में, पर वो सिर्फ शॉर्ट रन में आएगी, क्योंकि लॉन्ग रन में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है मार्केट में जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के फिर से पहुंच जाएंगे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है ये सिर्फ शॉर्ट रन में है। इन इन इसको क्लासिकल्स ने बोला है ये टेम्पररी सिचुएशन है या एबनॉर्मल सिचुएशन है, जो इकोनॉमी में जनरेट होगी अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर, पर लॉन्ग रन में जाके ये फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर हमारा केस आता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा? प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ओवर प्रोडक्शन हो गया। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो प्राइसेस क्या होंगे? प्राइसेस कम हो जाएंगे, ताकि हमारी जो यूनिट्स हैं, आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस किया है, वो हमारे बिक जाएँ, तो उसके लिए प्राइसेस कम हो जाएँगे। उससे क्या होगा? डिमांड में इंक्रीज़ आएगा। डिमांड में इंक्रीज़ आने से क्या होगा? जो हमारा कंज़म्पशन रेट है वो बढ़ जाएगा। कंज़म्पशन रेट बढ़ने से क्या होगा? मतलब ये है कि ओवर प्रोडक्शन से फिर से हमारा डिमांड जो है वो बढ़ गई।
ये क्लासिकल बोल रहे हैं कि जैसे ही ओवर प्रोडक्शन हुआ, उससे प्राइसेस कम हुए प्रोडक्ट के, क्योंकि डिमांड बढ़ानी है, क्योंकि हमें अपना सामान बेचना है। तो उससे क्या होगा, प्राइसेस जैसे ही कम होंगे डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो कंजप्शन रेट बढ़ जाएगा। तो ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गई। तो कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल इंक्रीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल वुड एलिमिनेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही कंजप्शन इंक्रीज होता है, हमारी ओवर प्रोडक्शन की तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने जैसे ही ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को खत्म किया, हमारा जितना भी प्रोडक्शन हमने किया था वो खत्म किया आपने, बेच दिया सब कुछ, तो हमें इनकम जनरेट हुई। अब इनकम जनरेट होने से हमारी जो डिमांड बढ़ी है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इससे इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, तो अब हम अपने नीचे वर्कर्स रख लेंगे, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट एलिमिनेट हो जाएगी इकोनॉमी से। तो ये क्लासिकल्स का मानना है। लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, शॉर्ट रन में आ सकती है अनएम्प्लॉयमेंट, पर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही कुछ ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन हुआ, उससे ये क्लासिकल बोलते हैं प्राइजेस में अफेक्ट होगा। प्राइजेस से जैसे ही अफेक्ट होगा, वैसे ही डिमांड में अफेक्ट होगा। अब जैसे ही डिमांड में अफेक्ट हुआ, तो वैसे ही हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में भी इफेक्ट आएगा। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एक अलग अप्रोच भी बनाई है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की, जिसको क्या बोला जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड बाय कटिंग डाउन वेजेस। ये किसकी अजम्पशन है, ये पिगू की अजम्पशन है कि अगर हम वेजेस को कम कर देंगे, तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट अकर हो सकती है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग लेबर लगी हुई है, अगर हमने उसकी वेजेस कट डाउन कर दी, तो जो हमारे पास बचा है पैसा, उससे हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये पिगू की अजम्पशन है कि जैसे ही हम वेजेस को कट करेंगे, हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट फिर से ऑटोमेटिकली अकर हो जाएगी। तो दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर, जिससे कि डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने जैसे ही वेजेस कम की, हमारे पास अब एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, तो वैसे ही हमारी डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, क्योंकि वेजेस कम हुई है ना, तो वेजेस कम होते ही डिमांड बढ़ेगी लेबर की, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर हैं, वो लेबर को डिमांड रखना चाहेंगे अब अपने पास कम वेजेस पे। ज़्यादा वेजेस पे तो वो लेबर को निकालना चाहेंगे, पर कम वेजेस पे वो लेबर की डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे फुल एम्प्लॉयमेंट फिर से ठीक हो जाएगा लॉन्ग रन में जाके। अब देखते हैं अजम्पशंस, जो जितनी भी क्लासिकल ने अलग अलग अजम्पशन दिए, क्योंकि एक थ्योरी तो दी नहीं इन्होंने, एक थ्योरी प्रपाउंड नहीं की, अलग अलग अजम्पशन दिए, तो अजम्पशंस देखते हैं। सबसे पहले तो यही है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। सेकंड है, हमारी इकोनॉमी जो है वो लेज़ेस फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। जो भी इकोनॉमी है हमारी कैपिटलिस्ट से चल रही है, मतलब प्रॉफिट मोटिव से चल रही है, प्राइवेट मार्केट चल रही है, तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। थर्ड अजम्पशन है कि हमारी इकोनॉमी क्लोज है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है, अब्रॉड से जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है हम फॉरेन से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब मार्केट में जो लेबर मार्केट है एंड प्रोडक्ट मार्केट है, दोनों में परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब दोनों में परफेक्ट नॉलेज है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेबर जो है वो होमोजीनियस रहेगी, ये अजम्पशन है। टोटल आउटपुट जो हमने जनरेट किया है इकोनॉमी में, वो किस में डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा दो चीज़ों में, जो कि है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सेविंग का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे टैक्सेस का कंसेप्ट नहीं है, तो जितना भी आउटपुट हमने जनरेट किया, वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, तो टैक्सेस का कोई रोल नहीं है, और यहाँ पे सेविंग्स का रोल नहीं है, क्योंकि सेविंग्स ये लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है, हम आगे ये पढ़ेंगे पॉइंट। जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, मतलब मनी की सप्लाई है, वो गिवन है, कांस्टेंट रहेगी, ये क्लासिकल्स ने एज्यूम किया है। और मनी क्या है, सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी को हम सिर्फ यूज कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, उसको और किसी पर्पज से यूज नहीं किया जा रहा है। फिर आगे चल के ये जो अजम्पशन है, ये कीन्स ने गलत ठहराई एंड अपनी अलग अजम्पशंस भी दी, और वो फिर सही भी हैं इकोनॉमी के हिसाब से। ये वाली अजम्पशन सारी फेल हो जाती हैं जब ग्रेट डिप्रेशन आए थे, उसके बाद कीन्स की थ्योरी आई थी, उन्होंने सारी अजम्पशन उल्टी कर दी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वेजेस एंड प्राइसेस परफेक्टली फ्लेक्सिबल हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है,
कि शॉर्ट रन में प्राइसेस एंड वेजेस में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, पर लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिकली फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएंगी। तो ये परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है पर वापस से उसी पॉइंट पे आ जाएगा वेजेस एंड प्राइसेस। तो दो जो मेन अजम्पशन हमें याद रखनी है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, वो यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा एंड वेजेस एंड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट जो है परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट है, चाहे वो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से है चाहे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से है, सभी को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जितनी भी नॉलेज है वो परफेक्ट है। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा, लेबर मार्केट में भी है, प्रोडक्ट मार्केट में भी है। तो सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जो मनी वेजेस एंड रियल वेजेस हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड एंड प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मनी वेजेस हो गई जिस वेजेस पे हम वर्कर को अपने पास काम के लिए रख रहे हैं, तो वो हो गई मनी वेजेस। जो उसकी इनकम जनरेट होती है वो हो गई मनी वेजेस। एंड रियल वेजेस हो गई उसकी परचेजिंग पावर। वो जो उसको मनी वेज मिली, जितनी इनकम उसको मिली, उससे वो कितनी अपनी परचेजिंग पावर जनरेट कर सकता है, तो वो हो गई कितना कुछ खरीद सकता है, खरीदने की क्षमता को बोला जाता है रियल वेजेस। अब मनी वेजेस तो इनकम हो गई, तो ये बोलते हैं कि जैसे ही मनी वेज इंक्रीज होती है, हमारी जो परचेजिंग पावर है या रियल वेजेस है वो भी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली रिलेटेड है एंड प्रोपोर्शनल है। तो अगर मनी वेजेस कम होगी तो रियल वेजेस भी कम होगी, पर इसको भी कीन्स ने ऑपोजिट ठहरा दिया था। आगे देखेंगे कीन्स का कंसेप्ट भी। नेक्स्ट देखते हैं, सेविंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगी। एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्वालिटी है, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी है, and जो सेविंग्स है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगी। ये हम आगे अपनी वीडियोस में देखेंगे, पूरा ग्राफ बना के भी देखने वाले हैं। आगे चलते हैं, कैपिटल स्टॉक एंड टेक्निकल नॉलेज। जो भी हमारे पास कैपिटल है एंड टेक्निकल नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, वो गिवन है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। एज्यूम करके चल रहे हैं जो प्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसको भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं वैसे। तो प्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम माइक्रो में भी पढ़ के आ चुके हैं कि जैसे ही हम प्रोडक्शन अपनी बढ़ा देते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें आना शुरू हो जाते हैं। तो ये लॉ यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। क्लासिकल सिर्फ लॉन्ग रन एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये अपनी थ्योरीज जितनी भी इन्होंने ये अजम्पशंस दी हैं वो लॉन्ग रन के बेसिस पे हैं। तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं इकोनॉमी में लॉन्ग रन है। एंड मनी इज न्यूट्रल। मनी इज न्यूट्रल हम आगे क्लासिकल डिकोटोमी में भी पढ़ने वाले हैं कि मनी न्यूट्रल कैसे है। ये इनकी अजम्पशन है कि मनी हमेशा न्यूट्रल रहेगा। और क्या है कि मनी कांस्टेंट है, मतलब मनी सप्लाई कांस्टेंट है एंड मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ही यूज हो रहा है। तो ये सारी अजम्पशन दी है क्लासिकल्स ने। अब आगे देखते हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट देख लेते हैं कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जेबी से, उन्होंने अपना लॉ निकाला था। तो उसका क्या कहना है, तो वो लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब ये भी क्लासिकल के बेसिस पे ही है कि सप्लाई, जितनी भी सप्लाई हो रही है वो अपनी डिमांड कर लेती है। जैसे ही हमने ये एग्जाम्पल भी देखा था कि जैसे ही ओवर प्रोडक्शन हुआ, हमारी डिमांड उससे इंक्रीज हो गई एंड उससे अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गई, पर यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद जनरेट कर रही है। तो जैसे ही सप्लाई अगर हम ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, एंड जैसे ही हम अंडर प्रोड्यूस कर देते हैं उससे उसकी डिमांड भी इफेक्ट होती है, मतलब डिमांड भी उतनी ही होगी जिससे कि हमारी सप्लाई पूरी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे करता है वेजेस टू वर्कर। वर्कर्स को वेजेस पे करी एंड वर्कर्स उनके रिटर्न में क्या खरीदते हैं, फिर मार्केट में जाके वो गुड्स खरीदते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सप्लाई की प्रोड्यूसर ने एंड वेज रेट जनरेट की, उसी वेजेस से डिमांड जनरेट हुई। तो ये बोलते हैं जितनी भी सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग डिमांड होगी, क्योंकि सप्लाई होगी तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी उसी से डिमांड होगी, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। Therefore, there cannot be general overproduction in the problem of unemployment in the economy। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देख लिया था कि कोई भी हमारा ओवर प्रोडक्शन का केस यहाँ पे जनरेट ही नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट तो हट ही जाती है मार्केट से लॉन्ग रन में जाके, क्योंकि सप्लाई अगर ओवर प्रोड्यूस हो गया
तो उससे कि प्राइजेस क्या हो जाएंगे, प्राइजेस कम हो जाएंगे एंड डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। तो सप्लाई जो होगी वो अपनी डिमांड खुद ही बना लेती है। ये कौन कह रहे हैं, ये से कह रहे हैं, जेबी से। एंड इसको क्या बोला जाता है, सेज लॉ ऑफ मार्केट बोला जाता है। अगर जनरल ओवर प्रोडक्शन आ भी गई मार्केट में तो हम क्या कर देंगे, ये अलग पर्सपेक्टिव से है कि हम वेज रेट कम कर देंगे। तो वेज रेट कम करने से क्या होगा, वो जो पिगू बोलते हैं कि वेज रेट कम हो जाएगी एंड उससे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। अब दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हम लेबर्स को बोल देंगे कुछ कि जॉब छोड़ के जाओ, लेबर को निकाल देंगे। तो लेबर को निकालने से क्या होगा, फिर से ओवर प्रोडक्शन, वही जनरल अपने उसी पॉइंट पे बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अकर हुई है इकोनॉमी में, वो सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, ये सभी रिलेटेड है एक दूसरे से। तो लॉन्ग रन में जाते ही ये ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस से अपने उसी नॉर्मल पॉइंट पे आ जाती है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फिर से मार्केट में आ जाती है, जब डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई अपनी डिमांड खुद ही बना रही है। ओवर प्रोडक्शन होगा डिमांड बढ़ जाएगी, अंडर प्रोडक्शन होगा डिमांड कम हो जाएगी। तो ये था इनका बोलना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। Thank you so much for watching. I'll see you in my next video.